हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे जान चाहिए में अब तक हमने देखा कि मुंबई में आके वर्षा बड़ी शिद्दत से हर्ष को ढूंढ रही थी। उसकी खोज पूरी हुई और एक रात हर्ष कमरे में आया। रात भर वहीं रहा। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। भाग 30, अपने अपने गॉड फादर। दोनों घटनाएं एक के बाद एक घटी। जलती जमीन में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और बिमल के अपने बैनर की 7वीं भेंट, आरती और अंगारे में नायिका की भूमिका। वह शाहजहांपुर के 2 दिवसीय दौरे के बाद लौटी थी और सांता क्रूज एयरपोर्ट से सीधे सेट पे चली गई थी। रात 9 बजे तक शूटिंग की, फिर आकर नहाया और एक प्याला चाय लेकर सोफे पे ढेर हो गई। उस सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो वर्षा ने समझा दूध वाला है, पर वह तार वाला निकला। पिछला तार माँ के देहांत से जुड़ा था, इसलिए वर्षा साफ साफ डर गई। पर तार खोलने पर जान में जान आई। किशोर की शादी की सूचना थी। शुभ लग्न के चक्कर में एकाएक निर्णय लिया गया होगा और सब लोग तो अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं। वही एक है जो काला पानी भोग रही है। निर्जा, मैं क्या करूं? उसने गाड़ी में बैठते ही तार उसे दिखाया। परसों बारात जाएगी और उसी दिन से गाना पिक्चराइज होना है। हुसैन भाई से बात करते हैं। निर्जा का स्वर स्वाभाविक रहा। वर्षा काफी आशंकित हो गई थी। उसने अनुबंध पत्र पे पूरे सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं। निर्माता ने उसे रहने की सुविधा दी है। वह निर्जा के साथ स्टूडियो आती जाती है और रोजाना 100 रुपए की बचत करती है। वर्षा, जाना जरूरी है ना? हुसैन भाई ने पूछा। जी, और अटक कर बोली, अगर आप कोई रास्ता निकाल सके। ठीक है, हम बिमल जी का एक्शन सीन कर लेंगे, पर कंचन प्रभा जी के तारीखों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। मैं उनसे बात कर लेती हूँ, निर्जा तुरंत बोली। आज की इस सदा सहता से मैं निर्जा के आगे और भी झुक गई। वर्षा ने सोचा, इंडियन एयरलाइंस की उड़ान नंबर फलना फलना पर हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य वैमानिक कप्तान सीपी जौहरी हैं। यहाँ से दिल्ली तक की दूरी हम लगभग 2 घंटे में तय करेंगे। खिड़की सीट पर बैठी वर्षा उद्घोषणा सुन रही थी। हर्ष उसे सांता क्रूज हवाई अड्डे पे छोड़ने आया था। वर्षा को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सुबह उठकर माहिम से जुहू आ सकेगा, पर उसने फोन पे किया गया अपना वादा निभाया। मुंबई से दिल्ली, लखनऊ और वापसी का टिकट निर्जा ने कंपनी की ओर से दिया था। वह चेक इन करते हुए युवती कलक से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। इतने मुस्कुराने की क्या जरूरत थी? वर्षा ने भवें टेढ़ी की। मैंने कहा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, प्लीज विंडो सीट दे दीजिए। अपने सूटकेस वजन कराकर काउंटर पर छोड़ा, फिर टैग उसके बैग में लगाकर बोर्डिंग कार्ड व सामान रसीद का काउंटर फाइल उसकी कमीज की जेब में रख दिया। मुझे डर लग रहा है, वर्षा ठुनकी। तुम्हें हर नई चीज से डर लगता है? हर्ष मुस्कुराया। पहले ड्रामा से डर लगता था, पहली पिक्चर से डर लग रहा था, अब और पहली बार प्यार करने से भी। नहीं, आखिरी चीज से डर नहीं लगा था। तुम साथ जो थे, थोड़ी नर्वस जरूर थी। वर्षा की मुस्कान में शर्म की थोड़ी रंगत घुल गई। तुम भी चलो ना। महान अभिनेत्री की जड़ें देखने के लिए अगली बार जरूर शाहजहांपुर चलूंगा। हर्ष ने उसे कंधों से घुमा के पलट दिया। अनाउंसमेंट सुना? अब आप सुरक्षा जांच से अपनी पिस्तौल बचाते हुए विमान की ओर प्रस्थान कीजिए। जब अरब सागर पर थोड़ा घुमाव लेकर ऊपर उड़ा तो हल्की बारिश हो रही थी। धवल मृग सावक सा बाल मेघ कांच पे अपने सींग मारता सा लगा। सारी उम्र जिस आकाश को वह नीचे से निहारती रही, अब उसी के बीच में है। उसी की चिकनी पगडंडी पर स्केटिंग सी कर रही है। वर्षा रोमांचित हो उठी। सिर पीछे टिकाए एक टक बाहर देखती रही, फिर थकान और अनिद्रा से पलकें मूंद गईं। वर्षा की नींद जब टूटी तो विमान पालम पर अर्धचंद्राकार चक्कर ले रहा था। नीचे उसकी दिल्ली बिछी थी। वर्षा ने आवेग से ऐसे सांस ली जैसे जन्म जन्म के बिछड़े मिल रहे हों। पर आज अपने शहर को पाली की तरह छूना ही नसीब में लिखा था। वह लाउंज में आई तो घोषणा हुई कि लखनऊ की उड़ान जाने के लिए तैयार है। यात्री सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करे। परसों जब वापस लौटूंगी तो मेरे पास पूरा दिन होगा, उसने सोचा। जिज्जी, बारात आ गई, झिल्ली ने दौड़कर सूचना दी। पिछले दिन वर्षा के घर पहुंचने से आधा घंटा पहले बारात चली गई थी। झिल्ली ने बताया था। किशोर बार बार सड़क के मोड़ की ओर देखता रहा। वर्षा बाहर निकल आई। उसे देखते ही किशोर मोर पहने हड़बड़ाकर नीचे उतरा। पांव छूने को झुका तो वर्षा ने उसे वक्ष से लगा लिया। छोटा सा भाई इतना बड़ा हो गया था कि अब घर संभालने के साथ साथ ब्याह भी कर लाया। आवेग से दोनों की आंखें सजल हो गईं। पिता और महादेव भाई चुपचाप गंभीर भाव से यह दृश्य देखते रहे और जीजाजी हल्की मुस्कान से। झिल्ली घूंघट में लिपटी हेमलता को उतार लाई। वर्षा दरवाजे पे तेल चुआने लगी। महोबा वाली की आत्मा को शांति मिल गई आज। फुलवती ने दुल्हन और वर्षा की ओर देखते हुए टिप्पणी की, क्या जिलबिल आज ही चली जाओगी? दोपहर को पिता ने पूछा। मजबूरी है दद्दा,
सेट लगा है। जीजा जी ने प्रशंसा भाव से उसे देखा। विमल कुमार के साथ शूटिंग है। सुखोहाबाद में बैठे बैठे आपको फिल्म सिटी की पूरी खबर रहती है। कंचन प्रभा तुम्हारे खिलाफ क्यों बोल रही है? क्योंकि उसके जीजा जी आपके जैसे चलचित्र प्रेमी नहीं है। सब हंसे। भाभी और जिज्जी ने भी साथ दिया। अब मुंबई में ही रहना है? भाई ने पूछा। मन तो नहीं चाहता पर मजबूरी है, उसने कुछ ठहरकर धीमे स्वर में कहा। जब हुसैन जैसे बड़े डायरेक्टर तारीफ करे तो मानना होगा कि वर्षा वशिष्ठ में सार है। जीजा जी की बात का किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। पिता और बड़े भाई जिनके चेहरे लपलपाती ज्वाला के पर्याय थे सामने देखते रहे। वर्षा के भीतर इस चार दीवारी में घट वे अनेकानेक क्षण कसके जब वो छत बिछत हुई थी, पर दंश में पहले जैसी पीड़ा नहीं थी। घाव भरे हुए से लगे। मरहम का काम किसने किया? समय, उपलब्धियां या विरोधी पक्ष की स्वीकृति ने? उसने अपने आप से पूछा। विशेष खुशी नहीं हुई, बस थोड़ी वीतराग सी संतुष्टि थी। यहाँ बैठे हुए अपनी बाहरी दुनिया बहुत दूर और अंधेरे में लिपटी हुई महसूस हुई, जिसमें वह अपना रूपाकार स्थगित छोड़ आई है। वर्षा, तुमने जाने के इतने दिन बाद खत लिखा और वह भी छोटा सा, सुजाता ने आरोप के स्वर में कहा। मैं डबिंग और नई फिल्म में बहुत व्यस्त थी दीदी। वर्षा ने सुजाता का हाथ थामकर अनुनय की। माफ करे। हर्ष कैसा है? मम्मी ने आखिर पूछ ही लिया। ठीक है, एक फिल्म की उम्मीद है। उम्मीद तो उसे हमेशा रहती है, सुजाता बोली। काम कैसे चल रहा है? फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में हिंदी अंग्रेजी कमेंट्री की डबिंग कर लेते हैं। अब रहता कहाँ है? सुजाता ने पूछा। नायडू के यहाँ फ़ोन किया तो कोई कुछ बताता ही नहीं। वहाँ स्टाफ के जो लोग डेरा डाले रहते हैं दीदी, उन्हें पता नहीं होता। हर्ष के पास डुप्लीकेट चाबी है ना? सुजाता के चेहरे का भाव देखकर वर्षा को आगे जोड़ना पड़ा। वैसे कभी कभी माहिम में अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है? सुजाता ने पैर उठाया। वर्षा आचकचा गई। 1 मिनट। पर्स में कुछ ढूंढने का अभिनय किया। सॉरी दीदी, मैं नोटबुक नहीं लिए हूँ। वर्षा, तुम हमसे कुछ छिपा रही हो। दीदी कैसी बातें करती हैं? वर्षा ने फिर सुजाता का हाथ थाम लिया। सुजाता की दृष्टि एक पल को मम्मी से मिली तो वर्षा सह नहीं पाई, भरे गले से कहा, प्लीज दीदी थोड़ा सा समय दे, सब संभल जाएगा। इतने दिनों से हर्ष की स्थिति देखते देखते मन पर जो बोझ था उसमें कहीं दरार पड़ गई और नन्हा सा आंसू आंख में झलक आया। कुछ पल पलकों में उलझा रहा, फिर उसने रुमाल में सोख लिया। वर्षा, हर्ष से एक जरूरी बात कहना, मम्मी बोली। बसंत विहार का बंगला बेचकर मुंबई में फ्लैट खरीदने को मैं तैयार हूँ। मैं कब तक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी रहूँ? आखिर सब उसी का तो है। आखिर तक आते आते मम्मी की आवाज़ लड़खड़ाई और सीने पे ऐसे हाथ रखा जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। जब तक सुजाता उठे मम्मी सोफे पे लुढ़क गई। क्या हुआ मम्मी? उन्हें संभालते हुए सुजाता ने पूछा तो वह कुछ कह नहीं पाई। पीड़ा से चेहरा विकृत हो रहा था। माइल्ड अटैक है। डॉक्टर ने सिरिंज पोंछकर बैग में रखी। शाम तक सोने दीजिए, जैसे ही होश में आए मुझे फ़ोन कर दीजिए। बेडरूम के किवाड़ सुजाता ने अटका दिए थे। सुजाता और वर्षा देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रहीं। नौकर चाय के प्याले रख गया था। वर्षा सुबह लखनऊ से आई थी, शाम को मुंबई की फ़्लाइट लेनी थी। सोचा था यहाँ से निकलकर अनुपमा, शिवानी, स्नेह और डॉक्टर अटल से मिलेगी, फिर रिपटरी जाएगी, पर ऐसी स्थिति में उठते नहीं बना। 2 महीने के गुजारे का बंदोबस्त स्नेह जी ने कर दिया है, चतुर्भुज बता रहे थे। फरीदाबाद में फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहा का समय शाम 5 से 8 है। कभी देर हो जाती है तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ही सो जाता हूँ। चेक इन करने वालों की अंतिम टुकड़ी में वर्षा थी। दिल्ली के इस अजीब से दौरे ने मन को मथ दिया था। सुजाता ने अपराह्न में कहा था कि तुम जाकर अपने मित्रों से मिल लो, पर वर्षा को अपराध बोध हुआ। मम्मी शाम को सचेत हुई, बाथरूम आई, चाय पी, ठीक थी पर थोड़ी कमजोर लग रही थी। वर्षा ने जोड़बाग फोन किया तो अनुपमा बाहर थी। झुमकी और उसकी आवाज़ सुनकर उत्तेजित हो गई, फिर हताश। या क्या दीदी, घर भी नहीं आओगी? वर्षा ने मुश्किल से अपने पे काबू रखा। संगदिल सताने के लिए ही फ़ोन किया था, शिवानी ने आरोप लगाया। तुम ऐसे बोलोगी तो मैं फ़ोन पे ही रो पड़ूंगी। वर्षा को सचमुच रुमाल आंखों पे रखना पड़ा। स्नेह पुरवाई को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए हैं, नौकर ने बताया। मंसूर और फौजिया से बात हो गई। जब तुमने श्री राम सेंटर फ़ोन किया तो मैं उठ चुका था। गेट से निकलते हुए चपरासी की पुकार सुनी। चतुर्भुज ने सिगरेट सुलगाई। तुम्हें मेरा पत्र मिला होगा। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। श्रीमान, आप अनुपमा विरोधी अभिमान क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरा पुराना घर भी टूट गया है और मेरा नया घर भी। क्षमा करें, इसकी जिम्मेदारी आप पर कम नहीं। आप अनुपमा से ज़्यादा समझदार हैं। आप जानते थे कि वह स्वभाव से अस्थिर है, पर तब आप मॉडर्न बेबी पाने की तरंग में थे। दरअसल अन्याय सुशीला के साथ हुआ है। सुशीला मेरी बौद्धिक और भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं कर सकती थी। यह आपको 8 साल के बाद पता चला? और अगर अनुपमा सीन पर न आती तो वैसे भी आप सुशीला के साथ गृहस्थी रथ का एक पहिया बने रहते ना। तुम्हारी यह आपत्ति हाइपोथेटिकल है। चतुर्भुज ने लंबा कस खींचा। कुमारी, तुम अनुपमा को समझाओ। उसने अपना मन बना लिया है। मैंने पहली बार किसी चीज पर उसे ऐसा मजबूत देखा है।
क्या वह दोबारा शादी करना चाहती है? दोबारा नहीं, पहली बार। आप लोगों की शादी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ऐसे शादी करना हंसी ठट्ठा है। मैं उस पर केस कर दूंगा। बहुपत्नीत्व कानूनन अपराध है। श्रीमान, उससे पहले आप फंसेंगे, वर्षा बोली। वैसे आप दोनों की मित्र होने के नाते मैं चाहूंगी कि आपस में यह कीचड़ उछाली न की जाए। कुछ पल चुप्पी रही, फिर चतुर्भुज रूंधे स्वर में बोले, मैं बहुत दुखी और अकेला हो गया हूँ। फिर देखते देखते उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वर्षा स्तब्ध रह गई। आसपास लोगों की आवाजाही थी। सार्वजनिक स्थल पे ऐसी गहन निजी टूटन उसे लंबे समय तक याद रही। वर्षा, मैं फिलहाल यहाँ से निकलना चाहता हूँ। चतुर्भुज ने वर्षा के रुमाल से आंखें पोंछी। वह स्वयं रुमाल नहीं रखते थे। देखना, अगर कुछ बंदोबस्त हो सके तो। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। वर्षा! वर्षा ने शिवानी के हाथ थामे। शिवानी ने उसे बाहों में भर लिया। यह मिलना कोई मिलना हुआ? अगर बड़ी फिल्म करने का मतलब यह होता है कि मित्रों के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं, तो मैं कहूँगी कि तुम छोटी फिल्में ही करो। ताना मत दो शिवानी, मैं खुद बहुत विचलित हूँ। टीवी स्क्रीन पर उसकी उड़ान की सुरक्षा जांच की सूचना बार बार कौंध रही थी। यात्रियों की पंक्ति बेताबी से पर्दा लगे सुरक्षा कक्ष में समाती जा रही थी। ध्वनि विस्तारक पर बार बार सूचना दोहराई जा रही थी। ऐसे में क्या बात होती? तुम्हारे चेहरे पे ग्रेस आ गया है, शिवानी बोली। रोजाना मेकअप होता है, उसी का असर होगा। अब कब आओगी? जल्दी से जल्दी। टेक केयर डार्लिंग। उसके शहर की रोशनियां पहले नीचे छूटी, फिर पीछे। सुरक्षा पेटी खोलकर वर्षा क्लांत बैठी रही। उसकी जीवन शैली कैसी हो गई है? अपने प्रिय नगर और अपने प्रिय मित्रों से इस तरह मिलना होगा। दिव्या तक के साथ बस 1 घंटे भर का समय मिला था। क्या आकांक्षाओं की कीमत इतनी ऊंची होती है? दरवाजे की घंटी बजी। चाय का प्याला मेज पे रखते हुए वर्षा ने सोचा हर्ष होगा, पर गलियारे में आते ही बाहर मीरा की गुनगुनाहट सुनाई दी। वर्षा आई, झूम उठी मेरी अमराई। दरवाजा खोला तो मीरा के साथ सिद्धार्थ भी खड़ा था, दोनों के हाथों में पॉलीथीन के बैग। मास्टर सीन के त्रादस माहौल के बाद दोनों से मिलना वर्षा को ऐसे ही लगा जैसे अनुरागी जनों को निर्मल सुगंधित जल धुले हुए भवन का तल और मनोहारी वीणा के गीत मिल गए हो। अच्छा हुआ तुम जाग रही हो, सिद्धार्थ बोला। तुम सो भी गई होती तो हम चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें जगा देते, मीरा चहकी। वर्षा को मुंबई की लेट नाइट की आदत हो गई है। यह नए शहर की जीवन शैली का एक और दिलचस्प पहलू था। दिल्ली में 8 बजे कनॉट पैलेस सुनसान हो जाता था। 9 बजे तक लोग घर में घुसकर दरवाजे बंद कर लेते थे। 10 बजे मुहल्ला सोता पड़ जाता था। यहाँ ड्रामा 9 बजे शुरू होता था और पार्टी 10 बजे। आधी रात तक स्टेशनों के निकटवर्ती बाजारों में उसने खूब रौनक देखी थी। यह शहर होता कब है? उसने ताज्जुब से सोचा था। दिन कैसा गुजरा? सिद्धार्थ ने पूछा। बहुत थका देने वाला। वर्षा सोफे पर पसर गई। इतने टेक हुए कि सर भन्नाने लगा। पहली बार गाने का पिक्चराइजेशन कर रही हूँ। पार्टी सीन है जिसमें बिमल जी, कंचन प्रभा और मैं एक एक अंतरा गाते हैं। आज बिमल जी का हिस्सा हुआ। पार्टी के मेहमानों के साथ बड़े बड़े कंपोजिटर शॉट्स थे। कभी किसी की रिदम गलत हो जाए, कभी किसी का मूवमेंट, कभी स्पॉन्टेनिटी ना हो। एक लाइन के 5 टेक होंगे तो स्पॉन्टेनिटी कहाँ से आएगी? सिद्धार्थ बोला। 5 नहीं 25 कहो। वर्षा ने आतंक दिखाया। मुझे तो उस गाने से ही उबकाई आने लगी है। मीरा रसोई के गिलास और बर्फ ले आई और बैग से विस्की की बोतल निकाल चुकी थी। हम तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन लेकर आए हैं। आई एम टच्ड, वर्षा मुस्कुराई। चीयर्स, मीरा ने ग्लास ऊपर उठाया। वर्षा ने भी अपना ग्लास ऊपर उठाया, फिर घूंट भरते भरते ठिठक गई। जलती जमीन में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली वर्षा वशिष्ठ के नाम पे, सिद्धार्थ कह रहा था, जिन्होंने आर्थिक सामाजिक संघर्षों से उपजे सामान्य भारतीय स्त्री के अकेलेपन और पीड़ा का अत्यंत संवेदनशील एवं मार्मिक रूपायन किया है। यह जूरी का साइटेशन है। टांग खींचने के लिए कोई और नहीं मिला? वर्षा ने मुंह बनाया। सिद्धार्थ का सच कह रहा है वर्षा, मीरा बोली। पहले मेरे पास फिल्म निर्देशालय से फोन आया। सिद्धार्थ की मुस्कान ऐसी भरी भरी थी कि अब वर्षा को विश्वास होने लगा। जलती जमीन को 2 पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसमें सबटेंशियल कैश भी है, मीरा ने जोड़ा। और पता है निर्णायक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिद्धार्थ ने सस्पेंस की डोर खींची। कौन? तुम्हारे डायरेक्टर अटल, सिद्धार्थ मुस्कुराया। जूरी के 2 सदस्य मुंबई से हैं, उनमें से एक श्री मजूमदार के घर से हम लोग सीधे यहाँ आ रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सैकिया पूर्व की एक अभिनेत्री की सिफारिश कर रहे थे, मीरा बोली। इस पर डॉक्टर अटल ने दाखा के चरित्र निरूपण का जो छोटा सा भाषण दिया, वह बकौल श्री मजूमदार के फिल्म समीक्षा में मील का पत्थर माना जाएगा। फिर उन्होंने अभिनेत्री के रूप में तुम्हारे विकास पर भी प्रकाश डाला। उनका एक वाक्य मजूमदार को कंठस्थ है। जो अभिनेत्री ड्रामा स्कूल के दाखिला इंटरव्यू में डरी हुई हिरनी की तरह पलके झपकाती दाखिल हुई थी, इस फिल्म में भूखी क्रुद्ध शेरनी की तरह कला आखेट में तल्लीन दिखाई देती है। वर्षा को थोड़ी देर तक नींद नहीं आई। उसे खुशी थी पर थोड़ी उलझन भी थी। उसे एहसास था कि दाखा के चरित्र को उसने विश्वसनीय और जीवंत बनाया है। वह एक गरीब स्त्री की रोजमर्रा की लड़ाई है, इससे अधिक कुछ नहीं। यह फिल्म उसे महान नहीं बनाती।
अगर डॉक्टर अटल निर्णायक समिति के अध्यक्ष न होते तो क्या तब भी उसे यह पुरस्कार मिलता? लंबे दिल्ली निवास से कला पुरस्कारों की निरर्थकता एक हद तक उसके सामने सिद्ध हो चुकी थी। ललित कला अकादमी के पुरस्कारों के विरोध में चित्रकारों के प्रदर्शन और भूख हड़ताल की वह साक्षी थी। उसे मालूम था चेखव और टॉल्स्टॉय जैसे लेखकों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। मेरे जीवन के तीसरे पृष्ठ, उसने फुसफुसाते हुए चेखव को संबोधित किया। मैं तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। कैमरा, निर्देशक ईश्वर की आवाज गूंजी। सम्मानित अतिथि ने क्लैप दिया। एक्शन। वर्षा ने घंटी बजाते हुए पूजा शुरू की। एक और आहट हुई तो मुड़कर देखा। कपड़ों पे लहू के 2-3 डब्बों के साथ विमल आ खड़े हुए थे, पेटी में खुशी पिस्तौल। कौन हो तुम? वर्षा ने पूछा। जलता हुआ अंगारा। यह ईश्वर का मंदिर है, यहाँ हिंसा के अधिकार और बदले की भावना पे पाबंदी है। कट। ओके। तालियों की गड़गड़ाहट से स्टूडियो का सजा हुआ फ्लोर गूंज उठा। कैमरों के फ्लश चमक उठे। मेहमानों को पेड़े और ठंडे पेय की बोतलें दी जाने लगी। विमल के पास खड़ी वर्षा विनीत भाव से प्रतिष्ठित लोगों की बधाइयां स्वीकार कर रही थी। सफेद साड़ी ब्लाउज पहने थी, बाल खुले हुए थे, माथे पे टीका, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला। वर्षा जी बधाई। कंचन प्रभा मुस्कुरा रही थी। वर्षा ने महसूस किया कि उसके चेहरे का एक एक सूत भाव लक्ष्य किया जा रहा है। फिर कैमरों के शटल की क्लिक हुई। वर्षा ने आभार की समुचित मुस्कान दी। बाअदब होशियार चारुश्री ने घोषणा की, नेशनल अवार्ड विनर मेन स्ट्रीम सिनेमा में तशरीफ ला रही हैं। धन्यवाद। वर्षा ने हाथ मिलाया। आपको देख के अच्छा लगा। अरसे बाद मुलाकात हुई। अच्छा, आपको हमारी पिछली मुलाकात याद है? वह मेरी कीमती स्मृति है। चारुश्री खिलखिलाई। मेरे भाई सदानंद। वर्षा ने सांवले अनगढ़ चेहरे को देखा। मुबारक हो। अब तो हम एक ही शहर में हैं। चारुश्री मुस्कुराई। फिर टकराना चाहिए। बेशक। आरती और अंगारे की घोषणा से वर्षा ऊंचे व्यावसायिक स्तर पर प्रतिष्ठित हो रही थी। मुख्य भूमिका विमल के उपयुक्त थी। शक्तिशाली पुरुष की उनकी इमेज को गौरवमंडित करती थी। अपनी अकेली मासूम बहन के सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद नायक का सभी मानवीय मूल्यों से विश्वास उठ जाता है। प्रतिशोध की आग में झुलसते हुए वह एक एक अपराधी का निर्मम वध कर रहा है। नई स्कूल की संगीत शिक्षिका शांति से उसकी भेंट होती है, सुंदर, सरल और स्नेहमयी। वह फिर जीवन के प्रति नायक के मन में आस्था जगाती है। कुछ समय पहले इस भूमिका के लिए चारुश्री का नाम प्रस्तावित हुआ था, पर उसमें अपेक्षित गंभीरता एवं गरिमा नहीं पाई गई। विमल के 2 वितरक मित्रों ने दर्द का रिश्ता के रेसेज देखे तो विमल के साथ उनकी यह धारणा दृढ़ हुई कि वर्षा इस भूमिका के लिए उपयुक्त है और विमल वर्षा की जोड़ी को दर्शक पसंद करेंगे। इतनी जोखिम जरूर ली कि दर्द का रिश्ता की रिलीज से पहले अपनी फिल्म शुरू कर दी थी। नीरज ने कहा था अगर विमल थोड़ी सी शूटिंग करके रुक जाएं और दर्द का रिश्ता के रिलीज की प्रतीक्षा करे तो यह उनकी सावधानी या चालाकी होगी। हुसैन ने गोपनीय ढंग से कहा था अगर दर्द का रिश्ता असफल रही तो शायद आरती और अंगारे सॉल्व कर दी जाए। मोंटू संभाल के, शोभा भाभी बोली। संभाल के ही पिला रहा हूँ। 10 वर्षीय मोंटू ने तत्पर उत्तर दिया। देखो देखो, वर्षा बुआ पे एक भी बूंद नहीं गिरी। मैं भी चाय पीऊंगी। मीता ठुनकी। तुमने अभी अभी आइसक्रीम खाई है, वर्षा ने कहा। ठंडी चीज के ऊपर गर्म चीज नहीं पीते। करवा चौथ के दिन भाभी के बुलावे पर वर्षा मेहंदी लगवाने आ गई थी। देखा देखी मीता ने भी हाथ पांव रंगवा लिए थे। सूखने के इंतजार में कुछ न छूने की व्यवस्था के कारण खासी उत्तेजित हो चली थी। उसे हर 5 मिनट में प्यास लगती थी। मोंटू मेहंदी वालियों की सेवा में लगा हुआ था। भैया मुझे खुजली हो रही है। मीता ने हाँक लगाई। इसे खुजली वुजली कुछ नहीं हो रही है। मोंटू ने माँ से शिकायत की। मुझे तंग कर रही है। एक बार पीठ पे हाथ फेर दो मोंटू, वर्षा ने सिफारिश की। अरे वाह, आज तो मेहंदी पार्टी हो रही है। अपने ही कंपाउंड में बने थिएटर में डबिंग कर रहे विमल लंच टाइम में आ गए। देखो पापा, मीता ने अपनी ननी ननी हथेलियां दिखाई। विमल ने डूब कर मीना का चुंबन लिया। वर्षा भाव विभोर देखती रही। यह मैगजीन कौन लाया? विमल का क्रुद्ध स्वर सुनकर मोंटू की गर्दन अपराधी की तरह झुक गई। मोंटू, मैंने तुम्हें मना किया था ना। सॉरी। मोंटू ने पत्रिका उठा ली। वह सिर झुकाए बाहर निकल गया। अगर मुझे किसी चीज से नफरत है तो इस गॉसिज से। विमल ने वर्षा को संबोधित किया। शायद तुम्हें मालूम है, 5 साल पहले एक तथाकथित इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के एक घूंसे में 2 दांत मैंने तोड़ दिए थे। मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि मोंटू को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दूं ताकि वह इस कीचड़ से मुक्त रहे। शोभा ने नौकर को आवाज दी, खाना लगाओ। शाम को साथ ही खाएंगे, विमल बोले। अभी बस थोड़ी छाछ पिलवा दो। नौकर ग्लास लेकर चला गया। एक और लाओ ना, मैंने अभी अभी चाय पी है, वर्षा मुस्कुराई। वर्षा और बच्चों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनवाई है, शोभा ने कहा। थोड़ा सा चख लेते, उपवास मेरे लिए भी अच्छा है। विमल ने मुस्कान के साथ पेट पे हाथ फेरा। टोन कंट्रोल में रहती है। मीता ने भी विमल के ढंग से अपने पेट पे हाथ फेरा और हंसी। तू क्या हंस रही है पगली? विमल ने कुछ घूंट ली और सिगरेट सुलगाई। वर्षा, हफ्ते भर पहले एक आइडिया आया है। क्या? तुम्हारे साथ एक क्विक बनाते हैं। उन्होंने कस लिया। मैंने एक पिक्चर में यूरोप की लोकेशन शूटिंग के लिए 2 महीने अलग रखे थे, पर वह शेड्यूल कैंसिल हो गया है, तो सोचा इसी बहाने अपने बैनर की 7वीं फिल्म हो जाए। एक कहानी मुझे काफी समय से पसंद है।
कुमारी मुबारक हो। चतुर्भुज सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपको भी, वर्षा ने हाथ मिलाया। उसने हुसैन से बात करके चतुर्भुज के लिए 2 दृश्यों की मारवाड़ी महाजन की मसखरी भूमिका जुटा दी थी। चतुर्भुज ने अपनी भूमिका में मनोरमा मैरिज में जोड़कर संवाद इम्प्रोवाइज कर लिए थे। जब रसेज देखे गए तो उसका स्वरचित तकिया कलाम मैं बोलूं खूब पसंद किया गया। श्री नारायण के निर्देशानुसार 2 दृश्यों में उनकी भूमिका और जोड़ी गई। आरती और अंगारे में बिमल ने उन्हें बड़ी हास्य भूमिका सौंपी, जिसमें उन्होंने अपने ही स्वर में एक लोकगीत भी गाया था। पलमा की जुल्फे घुंघराली सुनाकर वे नीरजा की पूरी यूनिट को मोहित कर चुके थे। मीरा ने अपनी फिल्म चंद्रग्रहण में उन्हें एक महत्वपूर्ण संजीदा भूमिका का आश्वासन दिया था। एक दिन समय काटने के लिए वह आदित्य के सेट पे चले गए। आदित्य ने तुरंत बड़ी बड़ी मूछें लगवाकर उन्हें अपना प्रमुख हैचमैन बना लिया। 3 दिन के काम के लिए चतुर्भुज को 3000 पारिश्रमिक मिला और वर्षा को आदित्य ने फोन पे बताया कि चतुर्भुज का खुद गढ़ा गया तकिया कलाम खड़े खड़े कच्चा चबा जाऊंगा खूब पसंद किया जा रहा है। मोहतरीम काली गुल्ला दिखाई नहीं दे रहे, वो रहे। चतुर्भुज के संकेत पर वर्षा ने देखा हर्ष पीछे की कुर्सी पर बैठा आत्मलीन भाव से सिगरेट भर रहा था। एक दिन की दाढ़ी कमीज पे 2-3 सलवटे। वर्षा के चेहरे का भाव देखकर चतुर्भुज अचकचा गए। मैं समझ चुका हूँ कि सबके सामने डिमोन्स्ट्रेशन मत किया करो, तो मुझे काली गुल्ला का संवाद पिला दिया। इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं जब आदमी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह अपनी आज़ादी हासिल कर रहा है। चतुर्भुज का कुर्ता पजामा साफ था, हजामत बनी हुई थी। वह ध्यान रखते थे कि अपनी तलब खुली आम पार्टियों में न मिटाएं और बिना संकोच के सबसे मिल लेते थे, खासकर समर्थ लोगों से। वर्षा हर्ष को बिमल से मिलवाने उनके घर ले गई थी। केंद्रीय चरित्र के बाद युवा पुरुष की एक अच्छी सी भूमिका थी, पर छोटी होने के कारण वह हर्ष को पसंद नहीं आई। लीडिंग रोल में फिल्म शुरू होने की उम्मीद है, हर्ष ने दलील दी थी, उस पर बुरा असर पड़ेगा। वर्षा चुप रह गई। हर्ष ने बिमल जी को बधाई दी, वर्षा ने पूछा। हर्ष ने बिमल जी को बधाई दी, वर्षा ने पूछा। नहीं, बोला अभी वे चमचों से गिरे हैं, बाद में मिल लूंगा। चतुर्भुज हर्ष की ओर बढ़ गए। एक और मैं श्री ईरानी से बात कर रही थी, सिद्धार्थ नहीं आ पाया था, एक सेमिनार में भाग लेने पुणे चला गया। दूसरी ओर बिमल का लंबा चौड़ा परिवार था। वर्षा आओ ना, बिमल के भाई ने, जिन्हें बीरजी कहा जाता था और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, आवाज लगाई। एक ग्रुप फोटो हो जाए। उनके निकट आने पे भाभी के भाई ने, जिन्हें मामा जी कहा जाता था और जो बिमल प्रोडक्शंस का काम देखते थे, उनके लिए शोभा के पास केंद्रीय जगह बनाई। दोनों के बीच में मीता खड़ी थी और उसने वर्षा का हाथ थाम रखा था। एक पल को वर्षा ठिठक गई। उसे याद आया कि हर्ष बीरजी और मामा जी को पसंद नहीं करता। स्माइल प्लीज, फोटोग्राफर बोला। मुहूर्त में इतनी मुस्कान ठीक है, बीरजी बोले। थोड़ी जुबली के लिए भी तो बचाकर रखेंगे, मामा जी ने टिप्पणी की। तिरछी निगाह से हकारी व्यापार देखते हुए हर्ष ने लंबा कस खींचा। फिर चतुर्भुज को काली गुल्ला का संवाद सुनाया। आदमी रोते हैं क्योंकि दुनिया बिल्कुल गलत है। हेलो, रात 10:15 के लगभग दरवाजा खुलवाने पर सिद्धार्थ बोला। तुमसे बात करने का सबसे अच्छा समय यही है, लेकिन तुम्हें अगर नींद आ रही है तो कल स्टूडियो में आता हूँ। डोंट बी सिली। वर्षा भीतर आ गई और सोफे पर दोनों पांव रखकर बैठी। घुटने मोड़ लेने से आराम मिला। उसने स्लीपिंग सूट पर ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था। बाई कलाई पर चांदी का ब्रेसलेट दिखाई दे रहा था। यह गहना बहुत सुंदर है, शिवानी ने भेजा है। वर्षा ने नर्म स्पर्श से नक्काशी छुआई, जैसे शिवानी को ही छू रही हो। लड़कियों की मित्रता की प्रकृति अक्सर मेरी समझ में नहीं आती। सिद्धार्थ मुस्कुराया। बिना अवसर के उपहार भेजने का क्या मतलब है? तुम पुरुष लोग यह नहीं समझोगे। वर्षा काफी ऊपर से मुस्कुराई। इट्स अ वे ऑफ सेइंग आई मिस यू। सिद्धार्थ ने पैकेट से सिगरेट निकाली, सुलगाई। जिंदगी से संतुष्ट दिखाई दे रहे हो, वर्षा ने टिप्पणी की। हाँ, सिद्धार्थ ने कस लिया। एनएफडीसी का लोन चुकता हो रहा है, थोड़ा पैसा बच जाने की उम्मीद है, पर असली बात कुछ और है। मुझे एक प्रोड्यूसर मिले हैं। दैट्स ग्रेट, वर्षा ने ताली बजाई। इमेज लैब में मैं 16 MA की प्रोसेसिंग करता रहा हूँ, 3 कमर्शियल शार्ट्स और 2 डॉक्यूमेंट्रीज में, और यह फीचर। उसके मालिक श्री देसाई से मैंने मजाक में कई बार कहा था कि इतना पैसा बैंक में ब्लॉक करके आप देश के आर्थिक और मेरे बौद्धिक विकास को बेकार रोक रहे हैं। परसों अचानक वो रोककर उन्होंने हाँ कर दी और बजट भी जलती जमीन से लगभग दुगना होगा। उसने प्लास्टिक कवर की सुंदर सी फाइल मेज पे रख दी। यह रही स्क्रिप्ट। बुधवार को उनसे मिलना निश्चित हुआ है। तुमने इतनी जल्दी स्क्रिप्ट भी तैयार कर दी? वर्षा को ताज्जुब हुआ। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर कहा। वर्षा, 5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल की है। तब मैंने साहित्यिक कृतियों पर आधारित कई पटकथाएं लिखी थी। सिद्धार्थ ने करुण मुस्कान से कहा, यह सोचते हुए कि पता नहीं कब मेरी भटकती नाव को कोई प्रकाश स्तंभ मिल जाए। तुमसे हाँ करने के लिए मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। वर्षा ने सिद्धार्थ के हाथ पे हाथ रखा। उस स्पर्श में पारस्परिक समझदारी, गहनता स्पंदित हुई और लगाव। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सिद्धार्थ ने उठकर दरवाजा खोला। वर्षा जी हैं? हर्ष का स्वर सुनाई दिया। हाँ आइए, सिद्धार्थ ने अपना परिचय दिया। आओ हर्ष। वर्षा ने मुस्कान दी और अपने पार्श्व की ओर संकेत किया, पर हर्ष कारपेट पर दीवान से पीठ टिक टिक कर बैठी है। मुझे यहाँ ज्यादा आराम मिलता है।
हर्ष का ऐसा रुख वर्षा को थोड़ा अजीब लगता था, पर वह दूसरों के सामने वर्षा के साथ की अंतरंगता को छिपाने की कोशिश करता था। दूसरों की मौजूदगी में वर्षा को छूना तो दूर की बात है, निकट बैठना तक उसे पसंद नहीं था। एक बार जब वह मजबूरी में वर्षा के सेट पर पहुंचा तो उसने वर्षा को आप कहकर संबोधित किया। वर्षा को हंसी आ गई। हर्ष को भीतर आते देखकर वर्षा ने मुस्कान तो दी थी, पर पल भर के लिए तीखी दुविधा से ग्रसित हो गई थी। एक शहर में तुम्हारे 2 प्रेमी होंगे, दिव्या की बात याद आ गई थी। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। सिद्धार्थ की नई फिल्म शुरू हो रही है। वर्षा ने पटकथा की ओर इशारा किया। हर्ष ने पटकथा उठा ली। शीर्षक पढ़ा, आकाशदीप। उसका स्वर थोड़ा ढीला था। पन्ने पलटते हुए उंगलियां कांप गईं। वर्षा ने उसे गौर से देखा। आंखें लाल थी और गोरा चेहरा भी। वर्षा को याद आया कि कमरे में घुसते हुए हर्ष अपनी चाल को संतुलित कर रहा था, पर बैठते समय थोड़ी लड़खड़ाहट झलक गई थी। मैं चाहता हूं कि फिल्म एक शेड्यूल में पूरी हो जाए। लोकेशन अलीबाग के ठीक है। फिल्म में 2 गाने हैं संगीत के लिए, मैं सोचता हूँ। तभी पटकथा हर्ष के हाथ से फिसल गई। हर्ष का सिर तकिए पर एक और लुढ़क गया। एक पल को वर्षा के दिल की धड़कन रुक गई। हर्ष, उसने कंधे पे हाथ रखा। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने हर्ष का सिर सीधा किया। उसका मुंह सूंघा। एक पलक थोड़ी खोलकर आंखें देखी, फिर बोला, इन्होंने कोई ड्रग ले रखा है। ऐसे ही सोने दो, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। स्थिति बना ली है। आगे क्या होगा हम अगले अंक में जानेंगे। आज यहीं तक। बाय।